चलो ठीक है, अब शांति से बैठे रहो। कल हम लोग 20 बहुविकल्पी देखे थे ना, और वो 20 बहुविकल्पी जो है बहुत ही महत्व रखता है बोर्ड परीक्षा के लिए। समझ में आया? अब उसके आगे जो है हम लोग खंड ब देखने जा रहे हैं। खंड क में 20 को क्या था? बहुविकल्पी था। अब खंड ब करेंगे हम लोग, जिसमें दिया रहता है कि कोई 5 प्रश्न हल करो। तो प्रश्न की संख्या कितना देगा? 6, और 6 में से हम लोग को कितना करना रहेगा? 5 प्रश्न करना रहेगा। और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहेगा? 2 अंक का रहेगा। कितने अंक का रहेगा? 2 अंक का। समझ में आया? जिसमें से हमने पहला प्रश्न लिख रखा है। खंड ब में पहले प्रश्न का क्या हम करने जा रहे हैं? क। बहुत अच्छा सवाल है और ध्यान से देखो क्या कह रहा है। यदि 306 तथा 1314 का HCF क्या है? 18 है, तो इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब बताओ इससे सुंदर सवाल क्या हो सकता है? 2 नंबर हम लोगों को गिफ्ट के रूप में मिल जाएगा इस सवाल को हल करने में। देखो कैसे। यदि 306 तथा 1314 का HCF, यानी कि ये 2 संख्याएं दी गई हैं कि नहीं दी गई हैं, और इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है? 18 है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो क्या हम लोग नहीं जानते हैं कि एलसीएम गुणे HCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल? जानते हो? तो जानते हो तो टब दे लगाओ ना यार, फिर किसका इंतजार हम लोग करने जा रहे हैं। तो हल करेंगे तो लिखेंगे, चूंकि एलसीएम गुणे HCF बराबर क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अभी क्या समझना था? ये तो फार्मूला है। लेकिन अगर हम लोग को ये ऐसा सवाल अगर विकल्प में आ जाता तो हॉई कुल लिख के बताने की जरूरत थोड़ा है, क्योंकि हमको लगा के दिखाना नहीं है। विकल्प पे हमको क्या करना है? गोला करना है। तो इसको लिखना नहीं होता है, दिमाग में फार्मूला रख करके और वैल्यू पुट करके तुरंत हल करके आंसर प्राप्त करते हैं। समझ में आया? लेकिन इसको हमको क्या करना है? लगाना है। इसलिए मैंने इसको पूरा बढ़िया से लिखा। इसलिए निकालना क्या है? एलसीएम। ऐसे ही रहने दो, एलसीएम गुणे HCF हमको दे रखा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दे रखा है? 18 दे रखा है, बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या कौन कौन है? एक ठो है 306 और दूसरी कौन है? 1314। यही ना है? अब ये बताओ ये गुणे में है? ये गुणे में है कि नहीं है? और बराबर किधर जाएगा? तो बटे में हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? 306 गुणे 1314 और बटे में क्या लगाओगे? 18। चूंकि इसको 1314 नहीं पढ़ेंगे, 1314 पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं? काट लेते हैं। 18 से काटो, 18 कम 18, और ये 18 से कटेगा एक बार में, और कितना बचेगा? 12, और 12 ये 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 126। तो 18 का पहाड़ा में कितनी बार में 126 आता है? कितनी बार में? 18 सते 126। तो ऊपर बच गया 17 और गुणे 1314। पंखा बंद कर दो बाबू। तो ये 17 बार में ये कट जाएगा ना, तो ऊपर 17 और 1314 से इसमें क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। समझ में आया सबको? गुणा करो। 17 का गुणा जो है इसमें करोगे तो कितना आएगा? 22, 33 और 8। गुणा करके हमारे ख्याल से सब लोग रखे रहे होगे। समझ में आया ये सवाल? तो पहला सवाल जो है बहुत बढ़िया था, 2 नंबर का सवाल है, और अच्छे से इसको नोट कर लो। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलो बाबू, हम लोग खंड ब का पहले प्रश्न का दूसरा सवाल यानी कि ख नंबर सवाल देखेंगे। ये भी 2 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहा है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु
पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, दोनों की क्या बतानी है, वर्तमान आयु बतानी है। यानी कि पिता की जो वर्तमान आयु है, यानी कि आज के डेट में जो आयु है अपने पुत्र से कितना गुना है, 4 गुना है। यानी कि आज अगर पिता कितना साल का है, 20 साल का है, तो पुत्र कौ साल का होगा, 5 साल का, तब ना 5 चौक को 20 होगा, तभी तो 4 गुना होगा ना। उसी तरह से इस सवाल को भी जो है हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो है पुत्र को हम लोग मान लेंगे, माना पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। समझ में आया सबको? तब पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितना गुना है, 4 गुना है ना पुत्र, तो पुत्र x वर्ष का हो गया, तो पिता 4 गुना है ना, तो पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? फिर ये क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब आज मैं 10 साल का हूँ, तो 5 वर्ष पूर्व कितना साल का रहा होगा, 5 वर्ष का रहा होगा ना। आज मैं 10 साल का और 5 वर्ष पहले, तो 10 में से क्या कर रहे हैं हम लोग, 5 को माइनस कर रहे हैं ना। तो उसी तरह से इसमें भी 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की अगर बात करोगे तो वर्तमान में तो x है, लेकिन 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष, तथा पिता की आयु, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी है, 4x, इसमें से भी वर्तमान आयु में से यानी 4x में से 5 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो ये आ जाएगा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु ये हो जाएगा, और 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु हो जाएगा, पिता की आयु हो जाएगा। प्रश्नानुसार का मतलब ये प्रश्न के हिसाब से ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि पुत्र की आयु कितनी गुनी हो जाएगी, 7 गुनी। किसकी आयु, पिता की आयु जो है पुत्र से क गुना, 7 गुना। तो यही न है जी, कौन है ये, पुत्र है, और ये कौन है, पिता। तो पिता जो हैं ये 7 गुने के बराबर हो जाएंगे, किसके, अपने पुत्र की आयु के। तो पुत्र की आयु में 7 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, तो पिता और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। तो इसको हल करोगे तो 4x माइनस 5 हो जाएगा, अंदर गुणा करोगे तो 7x और माइनस 7 बचे 35। समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे तो ये 7x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, 7x बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 7x में से 4x घटाओगे तो माइनस का 3x। समझ में आया? और बराबर ये माइनस 5 बराबर के उधर जाएगा, तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये माइनस 35 में से प्लस 5 घटेगा तो माइनस का क्या बचेगा, 30 बचेगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको? तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, इस वाले बॉक्स में देखो अब, ठीक है। अब देखो इसको हल करेंगे तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 30। 3x बराबर 30, तो 3 से ये काट लेंगे कितनी बार में, 10 बार में। तो x क्या है, x जो है पुत्र की वर्तमान आयु है, तो लिखेंगे अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। आई बात सुन में? तथा पिता की वर्तमान
आयु बराबर पिता की वर्तमान आयु कितना है 4x, तो 4 लिखो गुणे x का मान कितना 10, तो 10 चौक को 40 वर्ष। तो पुत्र जो है 10 वर्ष का है और पिता कितने वर्ष का है 40 वर्ष का है। बहुत शानदार सवाल है बाबू, अच्छे से नोट करो। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब ये हम लोगों के खंड ब का ग नंबर सवाल है, यानी कि तीसरा नंबर सवाल है। अच्छा ये बताओ, ऐसे मरे हुए सवाल अगर बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का आ जाए तो इसको छोड़ दोगे? ये बिल्कुल मरा हुआ सवाल है। ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मान आएंगे 2 मान आएंगे ना। एक मान तो खुद दे दिया है, कितना दिया है सवाल में देखो, यानी कि 1 मूल -2 है। 1 मूल -2 होने का मतलब ये है कि x बराबर -2 है। x का मान कितना दिया है, तो x का मान अगर -2 है तो इस दिए हुए द्विघात समीकरण में अगर हम लोग x के जगह पे -2 रखें तो समीकरण को संतुष्ट करेगा, जिससे हमको किसकी प्राप्ति हो जाएगी, p की प्राप्ति हो जाएगी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, p की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो मोक्ष की प्राप्ति बाद में करना, पहले किसकी प्राप्ति करो, p की। तो क्या करा, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल क्या है -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है, x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 है, यही तो दिया है। तब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखो, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, इस x के जगह पे -2 और इस पे स्क्वायर प्लस 2 गुणे फिर x आ गया तो -2 और -p बराबर 0। अच्छा ये बताओ -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस माइनस 2 दूनी 4, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का p हो जाएगा ना, ये तो कट गया भाई, तो p का मान कितना मिला 0। समझ में आया कि नहीं आया? 2 नंबर का सवाल है, बताओ। अब इससे बेहतरीन सवाल कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अच्छे से इसको भी नोट करो और हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो देखो बाबू, हम लोग जो है अब देखने जा रहे हैं खंड ब का घ नंबर सवाल, पहले का घ यानी कि चौथा नंबर सवाल। ये जो सवाल है ना, बिल्कुल मुझसे गारंटी ले सकते हो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण सवाल है। बात समझ में आ रहा है? इस सवाल को अगर ये बहुविकल्पी में आता ना तो देख कर तुरंत क्या इसका कर देना था, मतलब उत्तर इसका तुरंत टिक कर देना था, लेकिन ऐसे तो करना नहीं है। हम लोगों को इस सवाल को क्या करना है, लगाना है। अगर इसकी बात करें तो मात्र 4 सेकंड में काम फरिया जाएगा। 0 से 0 उड़िया लिए, 0 से 0 क्या कर लिए, उड़िया लिए। 2 के पहाड़ा में 2 बार और 2 के पहाड़ा में 3 बार, तो यहाँ 2 बचा और यहाँ कितना बचा 3, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, अनुपात पूछा ना, 4 संबंध 9 उत्तर। अब दिमाग में आ रहा हो तो ये कैसे, तो तुम जानते हो कि एक प्रॉपर्टी पढ़े हो, जब मैं त्रिभुज पढ़ा रहा था तो पढ़े थे कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। पढ़े हो? चलो इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा अगर समय लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना है हमको बिल्कुल अच्छे तरीके से। 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप। अच्छा ये बताओ, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है ना। तो अब हम लोगों को ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, 2 त्रिभुज बना लो। ऐसे बना लिए, 2 त्रिभुज हमने बना लिया और दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। नाम दे देते हो, जिस क्रम में इसका नाम देंगे उसी क्रम में इसका भी नाम दे दे रहे हैं, ABC, PQR। और ये दोनों त्रिभुज इस सवाल ने क्या बोल रखा है, समरूप है ना। तो लिखेंगे, माना 2 त्रिभुज
ABC व त्रिभुज PQR है ना, जो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यानी कि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, समरूप हैं। क्या दे रखा है सवाल में हम लोगों को, परिमाप तो दिया है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज के परिमाप का मतलब क्या हुआ, तीनों भुजाओं का योग। आई बात सुन में। और समरूप हैं दोनों त्रिभुज, तो इनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपात में होती हैं। इनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपात में होती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि ये AB है ना, तो इसके समानुपात में कौन आएगा, ये वाला, यानी कि AB बटे में PQ बराबर BC की बात करो तो ये बिछी हुई भुजा इसके QR के बराबर, समझ में आ गया, बराबर। अब AC के अनुपात में कौन आएगा, PR आएगा, समझ में आ गया। ये तीनों भुजाएं जो है क्या हो गई, समानुपात में हो गई, और इनको हम किसी के बराबर मान लेते हैं, और वो क्या है, x है। यानी कि AB बटे PQ जो है x के बराबर है, BC बटे QR भी x के बराबर है, AC बटे PR भी किसके बराबर है, x के बराबर है। तो यहाँ से इनमें हम रिलेशन निकाल लेते हैं, इसलिए AB बराबर, ये बटे में है कि नहीं है, बराबर उधर जाएगा तो x के किस में जाएगा, गुणे में जाएगा, तो x PQ। फिर से समझो, इस वाले को x के हम क्या कर देते हैं, बराबर, यहाँ समझो AB बटे PQ किसके बराबर, x के, तो इसका इसमें गुणा ले लो ना, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू PQ हो जाएगा, समझ में आया। तो इसी तरह से हम तीनों को हम करेंगे। अब देखो बाबू, इस वाले को x के बराबर करो तो ये नीचे है ना, बराबर उधर जाएगा तो x के किस में हो जाएगा, गुणे में। तो BC जो है किसके बराबर, x गुणे QR के बराबर। इसी तरह से ये वाला इसके बराबर करोगे तो AC बराबर किसके, x गुणे PR के बराबर। हमने संबंध निकाल लिया, बोलो। अगर जब हम लोगों ने संबंध निकाल लिया तो हम लोगों को परिमाप दिया हुआ है ना, तो क्या जानते हो, त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज की परिमाप बराबर होता है क्या, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज की परिमाप का सूत्र, तीनों भुजाओं के योग को लिखो पहले, तो यही के पहले लिख लो बाबू। तो AB प्लस BC प्लस CA बराबर त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज की परिमाप। यानी कि मैंने इस तीनों भुजाओं को यहाँ मैंने योग कर दिया बराबर, और उस त्रिभुज की परिमाप को यहाँ रख दिया। यानी कि तीनों भुजाओं का योग जो होता है वो त्रिभुज का क्या होता है, परिमाप होता है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, तो जल्दी से नोट करो और हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलो आगे देखो बाबू। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको, इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इन तीनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो लेफ्ट वाले साइड को लेफ्ट में जोड़ेंगे और राइट वाले साइड को राइट में जोड़ेंगे। तो इधर वाले को जोड़ोगे तो क्या आएगा बाबू, AB प्लस BC प्लस AC कहो चाहे क्या कहो, CA कहो, तो CA मैं कह लेता हूँ, ठीक है, CA। तो AB प्लस BC प्लस CA, ये तीनों को जोड़ लिए, इधर से इन तीनों को जोड़ लो, तो तीनों में क्या दिख रहा है, कॉमन। तो x को पहले ही क्या कर लो, कॉमन कर लो। तो यहाँ से क्या आएगा, PQ प्लस यहाँ से QR प्लस यहाँ से PR आएगा ना। इसमें से x हमने कॉमन कर लिया क्योंकि तीनों में था, और तीनों को हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। समझ में आ गया। अब ये वाली चीज़ें तो हम लोगों को बुक में दिया हुआ, सॉरी सवाल में दिया हुआ है। सवाल में क्या कहा है कि पहले त्रिभुज का जो वो परिमाप है वो 40 है, ठीक है,
और दूसरे त्रिभुज का परिमाप कितना है 60। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के जगह आप कितना रखेंगे 40। इसका परिमाप कितना दे रखा था सवाल में 40 यक्स और इसका परिमाप 60 दे रखा था। तो ये गुणे में इधर आएगा तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 40/60। तो ये x बराबर इससे ये कट जाएगा 2 के पाढ़म 2 बार 2 के पाढ़म 3 बार यानी 3/, कितना हो जाएगा। अच्छा यक्स किसको माने थे हम लोग, अच्छा 2/3 है, 2 ऊपर और 3 नीचे। यक्स क्या था, अरे यक्स जो है ना वो क्या AB/PQ है। यक्स कौन है BC/QR है। यक्स कौन है CA/PR है। यानी कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात ही तो है, और दो समरूप भुजाओं के जो संगत अनुपात का वर्ग होता है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होता है बराबर होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो पूछा है ना, तो निकाल देते हैं हम लोग, बस सवाल लग गया है। तो लिखोगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा इसका यक्स का स्क्वायर। अरे यार ये संगत भुजाओं का अनुपात ही है ना, तो संगत भुजाओं का अगर वर्ग कर दिया जाए अनुपात का तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा बराबर होगा ना। तो इसका हमने वर्ग कर दिया, तो यक्स का मान कितना है 2/3 और इस पे क्या करेंगे स्क्वायर लगाएंगे। 2 का स्क्वायर कितना 4 बटे का मतलब अनुपात और 3 का स्क्वायर 9। तो जो त्रिभुजों में अनुपात होगा वो कितना होगा 4 संबंधे 9 का अनुपात होगा। समझ में आया सबको, बहुत लाजवाब सवाल था ना, लेकिन बहुविकल्पी के लिए होता तो दंड दे टिक कर दिए होते, लेकिन हमको 2 नंबर पाना है तो बड़ा सिस्टम से इसको क्या करना है लगाना है। समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं आगे सवाल पे। चलो कितना सवाल हम लोग देख चुके थे 4 गो, 5वां सवाल देखेंगे और बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि के किस मान के लिए बिंदु K-1 K, -1 2, 1 और 4, 5 एक रेखा में होंगे। तो ये देखो 3 ठो निर्देशांक दिया हुआ है ना, तो 3 गो का पार किसका होता है त्रिभुज का होता है ना। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या लगाएंगे इसमें सूत्र लगाएंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमने बता रखा है जब 3 बिंदुएं दिए हों 3 गो निर्देशांक दिया हो क्या होता है 1/2 कोष्टक में x1 23 प्लस x2 31 प्लस x3 12 यानी कि 23 31 12। ये सूत्र को याद करने का बेहद बढ़िया क्या है ट्रिक है। समझ में आ गया। तो देखो हम लोगों को बिंदु दे रखा है और एक रेखा में है। सबसे बड़ी बात तो इसमें ये कह दिया कि ये तीनों बिंदु किस में है एक रेखा में है। तो एक रेखा में है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अगर ये तीनों बिंदु एक रेखा पर आ जाएंगे तो ये बताओ क्या त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज बनेगा नहीं तो क्या उसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या लेंगे हम लोग 0 लेंगे। समझ में आ गया। हल करो इसको, बहुत बढ़िया सवाल है यार। क्या दिया है बिंदु हम लोग मान लेते हैं ए वाला बिंदु दिया है K, -1, B का जो बिंदु दिया है 2, 1 तथा C का जो बिंदु दिया है 4, 5। ठीक है। अब ये देखो इसको x1 इसको y1 इसको x2 और इसको y2 इसको x3 और इसको y3 मान लिया। K का मान जानते हो क्या आएगा 1 आएगा। K का मान क्या आएगा 1 आएगा। तो लिखेंगे जब तीनों बिंदु एक रेखा में हों तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 0 होगा। समझ में आ गया। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 x1 23 यानी कि y2 - y3 प्लस
x2 31 यानी कि y3 माइनस y1 प्लस x3 12 यानी कि y1 माइनस y2 और ये किसके बराबर 0 के। ये जो मैंने लिखा है ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या है सूत्र है और बराबर में क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। समझ में आ गया। सबका मान रखो। x1 का मान यहाँ देखो क्या है k, y2 का मान 1 माइनस y3 का मान 5, y3 का मान कितना है 5 प्लस x2 का मान 2, यहाँ देखो सही है ना, y3 का मान 5 माइनस y1 का मान -1, तो ये माइनस में है और यहाँ भी माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। समझ में आया। तो ये प्लस 1 हो गया। अब जो है प्लस x3 का मान 4 है ना और y1 -1 यहाँ और माइनस y2 कितना है 1 है। कोष्टक बंद और बराबर में क्या लगाओगे 0। अच्छा ये गुणे में है ना, यहाँ गुणे में। अब बराबर कुधर जाएगा तो अरे यहाँ देखो 1/2 गुणे में है और उधर जाएगा 0 में गुणा होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये बताओ -5 में से 1 घटा तो कितना बचेगा -4 और -4 का k में क्या हो जाएगा गुणा 5 और 1 6 और 6 दूनी तो प्लस का क्या हो जाएगा 12। अब ये देखो -1 -2 अब -2 का गुणा +4 में होगा तो माइनस का 8। अब बराबर उधर क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया। अब देखो ये -4 के +12 में से 8 घटा कितना बचेगा प्लस का 4, कितना बचेगा प्लस का 4 और +4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, ये गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो इस बॉक्स में देख लो इसमें तो k बराबर -4 तो है ये और ये गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो ये बटे में लिखेंगे -4, माइनस से माइनस कटा 4 से 4 कटा तो k का मान कितना निकल के आ गया 1 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छे से नोट करो और हम लोग आगे सवाल देखेंगे। चलो जो है खंड ब का ये चक्की नंबर सवाल है यानी कि 6ठा नंबर सवाल है। खंड ब का लास्ट सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है, 2 नंबर का है। ये बोल रहा है cos 46 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री का मान बताइए। तो देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको बदल दो या तो इसको बदल दो। तो इसको मत बदलो, रहने दो, इसको बदल लो। तो इसको लिख जानते हैं हम लोग साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कास थीटा। तो कास 46 को लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 46 लिख सकते हैं ना, और माइनस इसको ऐसे ही रहने दो साइन 44 डिग्री। अब ये हो जाएगा साइन 90 में से 46 घटा दो तो कितना डिग्री हो जाएगा 44 डिग्री और माइनस ये 44 डिग्री। तो ये -44 डिग्री प्लस 44 डिग्री खत्म, तो आंसर कितना 0। पढ़ चुके हो इसको और हमारे ख्याल से बहुत अच्छे से क्या आना चाहिए, सबको समझ आना चाहिए। आया समझ में, तो नोट करो इसको।